नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में 2 पन्ने की एक चिट्ठी है जो देश की नामचीन 272 हस्तियों की तरफ से जारी की गई ओपन लेटर, और 5 पन्ने में उन तमाम लोगों के दस्तखत हैं जिन्होंने ये चिट्ठी जारी की है। उन 272 लोगों में, उन 272 नामचीन हस्तियों में 16 जज हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के रिटायर्ड जज, 14 एम्बेसडर हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में बतौर एम्बेसडर भारत की नुमाइंदगी करने वाले लोग रिटायर्ड, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, नौकरशाह, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, 133 रिटायर्ड आर्म फोर्सेज के अफसर हैं। और कुल 272 लोगों ने यह जो चिट्ठी लिखी है जिसकी हेडिंग है असॉल्ट ऑन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, ये चिट्ठी एक तरह से चुनाव आयोग की मक्कारी, धूर्तता और बेईमानी को कवर फायर देने के लिए लिखी गई है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? और ऐसे मौके पर चिट्ठी जब चुनाव आयोग पर 100 सवाल हैं, चुनाव आयोग के मंसूबों पर, चुनाव आयोग की बेईमानियों पर, चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव संचालित करता है, एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने जिस तरह के खेल किए या करने की कोशिश की, उस पर 100 सवाल हैं। बहुत सारे सवाल राहुल गांधी ने उठाए, नेता विपक्ष के तौर पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई खुलासे किए, जिस तरह से वोटों में हेराफेरी होती है उसके कई सबूत दिए। चुनाव आयोग से सवाल पूछने की बजाय, चुनाव आयोग के मंसूबों पर सवाल उठाने की बजाय 272 नामचीन हस्तियों ने ओपन लेटर जारी करके राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया है और उन तमाम लोगों के मंसूबों पर सवाल उठाया है जो चुनाव आयोग को संदेह की नजरों से देखते हैं। इन 272 लोगों में किनके नाम हैं? स्क्रीन पर स्क्रॉल में नाम चला दे रहा हूं, अब पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी का नाम पढ़ूंगा तो पता चला कि उसमें भी उन्हें मानहानि दिख सकती है। दौर ऐसा है कि कभी भी हम में से किसी के खिलाफ कहीं भी एफआईआर हो सकती है कि आपने ऐसा क्यों बोला। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये 272 लोग जिन्होंने 2 पन्ने की यह चिट्ठी जारी की है, उस चिट्ठी के कुछ हिस्से हिंदी तर्जुमा पढ़ता हूं, क्या इनमें से वो तमाम लोग शामिल हैं? क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर, साख पर कभी सवाल उठाए? क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे जस्टिस जोसेफ ने, जो अब रिटायर कर चुके, जस्टिस जोसेफ की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर गंभीर और संगीन बातें कही, गंभीर सवाल उठाए, इनमें से किसी ने तब जस्टिस जोसेफ के फैसले की वकालत की? जिस ढंग से जस्टिस जोसेफ के फैसले के बाद केंद्र की सत्ता ने संसद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कानून पारित किया, कभी इन लोगों ने कोई सवाल उठाया? नहीं। लेकिन आज ये सब लोग चुनाव आयोग के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। क्यों, कैसे? समझिए क्या है इस चिट्ठी में। क्यों कह रहा हूं कि कवर फायर है चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के पक्ष में। चिट्ठी में कहा गया है सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लाभार्थी वर्ग के लोग भी होंगे। कहा गया है, आज की चिट्ठी है, हम सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक यह गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि भारत का लोकतंत्र बलपूर्वक नहीं बल्कि अपनी बुनियादी संस्थाओं के खिलाफ बढ़ते जहरीले बयानों से खतरे में है। अंग्रेजी का हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। हम भारत के सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक, अगर आपको लग रहा है कि ये बुनियादी संस्थाएं जो हैं भारत की वो जहरीले बयान की वजह से खतरे में है, तो क्या कभी आपने उन संस्थाओं पर जब सवाल उठे, उन संस्थाओं की साख पर जब सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने जब सवाल उठाए, तब क्या आपने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ झाला है? और क्या आपने कुछ सवाल कभी पूछे? नहीं पूछे। लेकिन आज जब चुनाव आयोग कटघरे में है तो ये सब आए हैं। उसमें कहा गया है, और क्या जस्टिस जोसेफ ने कहा था वो आज सुनना क्यों जरूरी है? जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल उठे थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कायदा बनाया था कि किस तरह से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी चाहिए, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है, क्योंकि ये चिट्ठी सबको मुफीद लगती है। सारे चैनल पर चिट्ठी तो आएगी, लेकिन चिट्ठी लिखने वालों की मंशा और चुनाव आयुक्तों की मंशा पर कोई सवाल नहीं होगा। इसमें कहा गया, बिना सबूत के आरोप लगाने लगे हैं जो पॉलिसी विकल्प देने की बजाय कुछ राजनीतिक लीडर नाटकीय राजनीतिक स्ट्रेटजी के तहत भड़काऊ लेकिन बिना सबूत के आरोप लगाने लगे हैं। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर, संसद और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स पर और भारत के निर्वाचन आयोग की ईमानदारी पर, रेपुटेशन पर प्लान करके साजिशपूर्ण अटैक हो रहे हैं। भाई साजिशपूर्ण अटैक क्या? अगर जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए
वोट चोरी के जो आरोप लगाए, वोटों में हेरा फेरी की जो तस्वीरें आई, एक वोटर कई जगह वोट देते पाया गया, ऐसे सबूत अगर राहुल गांधी ने दिए। एसआईआर में मैंने खुद बिहार में देखा कि जिस तरह से एनुमरेशन फॉर्म भरे जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके एसआईआर में अगर आधार को इंक्लूड 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर न किया होता तो बिहार में क्या होता, इसकी कल्पना की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पहले क्या कहा वो भी आगे बात करेंगे, लेकिन इन्हें लगता है कि कुछ लोग इस तरह से राजनीतिक तौर पर जो कर रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया है, हम खास तौर से लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का जिक्र करते हैं जिन्होंने बार बार ईसीआई पर हमला बोला है। और उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत गंदी भाषा में कहा कि उन्होंने जो खोजा एटम बम है, फटेगा तो ईसीआई को छिपने की जगह नहीं मिली। अब राहुल के इस बयान पर कह सकते हैं पॉलिटिकल बयान है, एटम बम की तरह अपने खुलासे को उन्होंने कहा, उस पर आप कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन राहुल गांधी ने बयान दिया, क्यों दिया। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की मंशा को जिस तरह से एक्सपोज किया, जो सवाल उठाए, उन सवालों पर कोई बात नहीं है। इन्हें चिंता यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने यह बात क्यों कही। उसी में आगे कहा गया है, राहुल गांधी की भाषा पर इतराज है, चुनाव आयोग के मंसूबे पर इतराज नहीं है। चुनाव आयोग की साख पर जो सवाल है, जिस पर जो भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रहे 3, उनके बयान आ चुके हैं, जो सीसी रहे एसवाई कुरैशी, जो मेरे ख्याल से अशोक लवासा और 1-2 मुख्य चुनाव आयुक्त रहे लोग, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है वो पारदर्शी नहीं है। बहरहाल इसी में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन पार्टियों के कई सीनियर लीडर्स, लेफ्टिस्ट एनजीओज, बताइए राइटिस्ट एनजीओ, राइटिस्ट पूरा देश हो जाए, पूरा राइटिस्ट ग्रुप किस तरह से आईटी सेल बना के टारगेट करता है, और इसमें कौन क्या है, कौन राइटिस्ट है नहीं है, इनकी कौन कुंडली खंगालेगा, चाहे जो भी हो। लेकिन राइटिस्ट एनजीओ, आइडियोलॉजी से प्रभावित कुछ स्कॉलर्स और दूसरे क्षेत्रों के कुछ अटेंशन सीकर्स भी ईसीआई के खिलाफ इसी तरह की बयानबाजी में शामिल हो गए। बयानबाजी अगर है तो बयानबाजी से इतने बौखलाने के बजाय कोर इशू क्या है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्षता से, पारदर्शिता से काम करता है? चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह के आरोप विपक्ष ने लगाए, जिन खुलासों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बहुत सारे सवाल आज भी हैं जो जिंदा है। चाहे सीसीटीवी फुटेज मांगने की बात, और हुआ क्या था, किस तरह से देश में चुनाव, छोटा सा चुनाव जो चंडीगढ़ में हुआ, और किस तरह से मसीह साहब क्या कर रहे थे खेल, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मामला आया, हालांकि उनका कुछ बिगड़ा नहीं, ये देश ने देखा है। बहरहाल इस पर इनको नाराजगी है। इस आग उगलती बयानबाजी से, ये आग उगलती बयानबाजी भले सपोर्टर्स को अच्छी लगे, लेकिन फैक्ट की टेस्टिंग पर यह पूरी तरह से खोखली होती है। उसी में इन्होंने कहा कि साफ लगता है कि आरोप नए जेन्युइन वोटर्स को बदनाम करने और अपनी इलेक्शन हार की नाकामी को छिपाने की कोशिश है। यह बिहेवियर नपुंसक, गुस्सा कहलाने लायक है। अंग्रेजी है, इसका तर्जुमा बता रहा हूं। बार बार हारने से उपजी कुंठा और बेबसी, जिसका कोई सॉलिड प्लान नहीं है, आम पब्लिक से दोबारा कैसे कनेक्ट हुए। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है भाई। आप अगर ब्यूरोक्रेट हैं, जजेज हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड, बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, उन सबको सलाम किया जाना चाहिए। उन्होंने देश के लिए, चाहे जज के तौर पर, चाहे आर्मी ऑफिसर्स के तौर पर, चाहे नौकरशाह के तौर पर शानदार काम भी किया होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि इन सब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हार से उपजी गहरी कुंठा और बेबसी, जिसका कोई सॉलिड प्लान नहीं है, इसलिए ऐसा, इस वजह से संस्थाओं पर अटैक करते हैं, क्रेडिबिलिटी दोबारा बनाने की बजाय ड्रामा करते हैं, पब्लिक सर्विस की जगह पब्लिक तमाशा करते हैं। सवाल उठता है कि ये कवर फायर देने की ज़रूरत थी क्या? क्या आप लोगों में से किसी ने बीते 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में जितने सवाल चुनाव आयोग पर उठे, कभी आपने उन सवालों को आगे बढ़ाया क्या? चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर जितने सवाल उठे, क्या आपने उन सवालों को आगे बढ़ाया क्या? ये सवाल आप सबसे है श्रीमान, जो आप इस 272 की लिस्ट में। इसी में है कि हार को अपनी स्ट्रेटजी के फेलियर नहीं बल्कि साजिश बताने की आसान बहानेबाजी है। यह सेलेक्टिव गुस्सा सिद्धांत नहीं बल्कि अपॉर्चुनिज्म, मौका परस्ती दिखाता है। विपक्षी दलों के खिलाफ इन्होंने इसमें काफ़ी कुछ नाराज़गी जताई है। जाहिर है निशाने पर राहुल गांधी हैं। उसके बाद इससे कॉन्स्टिट्यूशनल बेस को मजबूत करने की बजाय उसे कमज़ोर किया गया है। उसके बाद किया जा रहा है, अब समय है सिविल सोसाइटी और भारत के नागरिक ईसीआई के साथ खड़े हो। एक अपील है
कि सिविल सोसाइटी और भारत के नागरिक ईसीआई के साथ खड़े हों। अरे भाई, चुनाव आयुक्तों का काम है देश में पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना, और जिस तरह से बिहार में 10-10 हज़ार की रिश्वत दी गई, जिस तरह से चुनाव के दौरान उनके खातों में लाखों महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार ट्रांसफर किए जाते रहे, उस पर सवाल है कि क्या चुनाव आयोग को ये रोकना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग ने कह दिया ऑनगोइंग ये स्कीम है, लेकिन चुनाव के दौरान भी पैसे ट्रांसफर होते रहे। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयुक्तों ने की 6 अक्टूबर को, उस दिन जिस दिन तारीखों का ऐलान हुआ 4 बजे, उस दिन भी सुबह उससे 4 घंटे पहले तक 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार ट्रांसफर हुए। ये कौन सी मैच फिक्सिंग थी? 4 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि आज से आचार संहिता लागू, और 4 घंटे पहले तक 10-10 हज़ार अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, और उसके बाद तक ट्रांसफर होते रहे चुनाव तक। लेकिन ये इन सबको नहीं दिख रहा है। इन्हें दिख रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन चुनाव आयोग पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। इसी में लिखा है, पॉलिटिकल लोग बिना सबूत के आरोप और ड्रामेटिक निंदा से इस जरूरी संस्था को बदनाम करना, कमजोर करना बंद करें। और इस तरह से बहुत सारी बातें लिखी है। नीचे लिखा है, इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और सख्ती का रास्ता जारी रखें, पूरा डेटा पब्लिश करें, जरूरत पड़े तो लीगल चैनल से अपना बचाव करें और विक्टिमहुड की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करें। ठीक है, मैं तो चाहता हूं और मैं कहता हूं कि राहुल गांधी के आरोप या किसी के भी आरोप चुनाव आयोग को सिलसिलेवार ढंग से कन्विंसिंग तरीके से तथ्य के साथ जवाब देना चाहिए। कई बार उसका जवाब नहीं आता है, और अगर चुनाव आयोग की मंशा बहुत पारदर्शी होती, संदिग्ध न होती, तो एसआईआर में 8 या 9 तारीखों पर सुनवाई के बाद आखिरकार आधार को इंक्लूड करने का आदेश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच को नहीं देना पड़ता। आपने ऐसे दस्तावेज मांगे जिन दस्तावेजों के आधार पर बिहार के लाखों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद, फटकार के बाद वहां करेक्शन हुआ। लेकिन इसी में है कि हम पॉलिटिकल लीडर से अपील करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का सम्मान करें, बिना सबूत के आरोप लगाने के बजाय पॉलिसी का मुकाबला करें। और इस तरह से ये चिट्ठी है। अब सवाल उठता है कि ठीक है, अगर आपको दिक्कत है, ऐतराज है, टाइमिंग देखिए, आज 18 तारीख को की चिट्ठी, मेरे ख्याल से इसमें 18 है, लेकिन आज चिट्ठी पब्लिक हुई है। अब इसमें मैं फ्लैशबैक में थोड़ा जाता हूँ, किस तरह से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पहले हुई है और किस तरह से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सवाल उठाए। संवैधानिक पीठ ने, जस्टिस जोसेफ जो रिटायर कर गए, अपने फैसलों के लिए बहुत चर्चित रहे और बहुत बड़े फैसले जस्टिस जोसेफ ने दिए हैं। जस्टिस जोसेफ की बेंच में कई याचिकाएं दायर थी, सुप्रीम कोर्ट में दायर थी, जो उनकी बेंच उसकी सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक मामला था 19 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया। ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं ताकि समझिए, मैं बोलूंगा तो लगेगा आप बोल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या कहा और सरकार कैसे काम करती है, इसको सुनिए और जानते होंगे फिर भी। और अरुण गोयल की नियुक्ति पर क्यों बवाल हुआ था? क्योंकि 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे। तारीख 31 दिसंबर 2022, 18 नवंबर को उन्हें बीआरएस दिया गया, रिटायरमेंट से समझिए मान लीजिए 40 दिन पहले, और अगले ही दिन चुनाव आयुक्त नियुक्त हो गए। मतलब एक दिन पहले वीआरएस होता है, रिटायरमेंट से 40 दिन पहले, वेल प्लान, और अगले ही दिन इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हो जाते हैं। और उनकी नियुक्ति के खिलाफ प्रशांत भूषण और याचिकाएं गई। जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने लगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस नियुक्ति में कोई हैंकी पैंकी यानी गड़बड़ झाला तो नहीं है, और कई तारीखों पर सुनवाई हुई। और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला था 5 जजों की संवैधानिक पीठ का, जिस फैसले को केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने संख्या बल के दम पर बदल दिया और कानून बना दिया, नियुक्ति प्रक्रिया को बदल दिया। ऐसी क्या बात थी भाई? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों को जी हुजूरी नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी में सारा उनका ऑर्डर, फैसला, मौखिक ऑब्जर्वेशन था, जिसको हिंदी में कह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयुक्त ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी मुकाबला करने से न हिचकिचाए। अदालत ने सरकार को इस पद पर, वही जो अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर, 24 घंटे में फाइल पेश करने को कहा था। और उन्होंने क्या कहा था? संविधान पीठ की जो अध्यक्षा कर रहे थे जस्टिस जोसेफ ने, के एम जोसेफ ने सरकार से पूछा कि मान लीजिए चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री से कमतर किसी और से निपटने के लिए या उनके खिलाफ जांच करने या उसके के लिए कहा जाता है, हम तो एक सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, और चुनाव आयुक्त इतने कमज़ोर हैं तो
वो ऐसा करने से भी तो ऐसा कर सकते हैं क्या ये व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाने जैसा नहीं होगा? उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने को जोखिम में डालकर भी अपना पक्ष रख सके, न कि ऐसा विनम्र जी हुजूर व्यक्ति जिसके बारे में सरकार जानती हो कि वह उनकी बात मानेगा। और जब अदालत में सुनवाई हो रही थी, हियरिंग हो रही थी, जो अटॉर्नी जनरल थे, और सुनवाई के दौरान जजों ने कहा, आप एक जी हुजूर नियुक्त करते हैं, कोई भी सरकार, कोई उसे सोच समझकर चुनती है, वो एक जैसी सोच वाला होता है, आपके विचारों में समानता रखता है, वो आपकी हर बात मानेगा और आपको यह पता है, आप उसे कार्यकाल की सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। खैर, पहली नज़र में सब ठीक ठाक है, लेकिन वो कौन सा गुण है जिसकी कमी हो सकती है? सबसे महत्वपूर्ण गुण जो यहाँ बहस के मूल में वो ये कि क्या वो व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है। जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी को संबोधित करते हुए जो जस्टिस थे जोसेफ, उन्होंने कहा था, और उसके बाद उन्होंने फाइल मांगी थी। कुछ और पॉइंट मैं बताता हूँ कि जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि आपने नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई, आपने 2 दिन पहले नियुक्ति कैसे की, हमें बताइए कि इस नियुक्ति के लिए आपने वही क्या प्रक्रिया अपनाई और किस तरह से आपने किया, कि हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं। जस्टिस CT रवि कुमार ने सरकार से पूछा, चुनाव आयुक्तों के लिए केवल नौकरशाहों पर क्यों विचार किया? वेंकट रमनी ने कुछ अपनी बात कही तो जस्टिस रस्तोगी ने पूछा कि यदि चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते हैं तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त पद के लिए चुनाव आयुक्तों के अलावा अन्य व्यक्तियों पर विचार करने के लिए कोई स्वतंत्र तंत्र नहीं क्यों है? इस तरह से बहुत सारी बातें, लंबा है जो कोर्ट में जो ये सब हुआ। और उसके बाद उन्होंने फैसला रिजर्व रखा। ये सुनवाई की तारीख बता रहा हूँ 23 नवंबर 2022 है। फैसला रिजर्व रखा और उसके बाद जब फैसला आया मार्च के पहले हफ्ते में, शायद 1 या 2 मार्च को, तब उन्होंने यही कह दिया कि जिस तरह से CBI चीफ की नियुक्ति होती है उस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो, और उसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बने जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन हो, प्रधानमंत्री हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। तब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, लेकिन सरकार के गले की हड्डी बन गया सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, क्योंकि फिर 2-1 से कुछ भी हो सकता था। सरकार तो यहां अपनी मनमर्जी से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करना चाहती थी। हुआ ये कुछ ही महीने के बाद 21 दिसंबर 2023 को संसद से कानून पारित कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया और यह तय हो गया कि 3 सदस्यीय कमेटी तो होगी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, भारत के प्रधानमंत्री होंगे, उनकी कैबिनेट का कोई कैबिनेट मंत्री होगा जो अमित शाह है, और नेता विपक्ष होगा। इसका मतलब जो भी कैबिनेट मंत्री होगा तो जाहिर है उसी पर मुहर लगाएगा, उसी पर ठप्पा, उसी पर सहमति होगी जो प्रधानमंत्री चाहेंगे। उस स्थिति में 2-1 से फैसला होगा और डिसेंट नोट के अलावा नेता विपक्ष उसमें कुछ कर नहीं सकता। उन्हीं की नियुक्ति होगी जिनकी नियुक्ति सरकार चाहती है। और इसलिए ये सवाल बार बार सरकार की मंशा पर ये सवाल उठाए जाते रहे बीते पास। और मैं ये जब कहता हूँ, आलोचना करता हूँ, तो मैं पास की भी बात करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले या 2000 के पहले या 80 के दशक में या 90 के दशक में या 70 के दशक में ये नहीं हुआ। हर दौर में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ये सवाल उठते थे, लेकिन TN शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त भी हुए। वो दौर था जब हनक थी चुनाव आयोग की, लेकिन उसके बाद आज कहाँ है? कितने सवाल हैं? SIR की चीज़ें, SIR में विसंगतियों के तो सबूत हैं, और क्या सबूत चाहिए? वो सारी बातें कहने लगूंगा तो दोहराऊंगा। लेकिन अगर कोई सवाल उठाता है, अगर नेता विपक्ष कोई सवाल उठाता है, तो उसको अगर ये कहकर खारिज करते हैं कि हमला है संवैधानिक संस्थान पर, तो फिर तो इसका मतलब कि कोई बात ना करे, चुनाव आयुक्तों की मंशा पर कोई बात ना करे। किस तरह से ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किस तरह से ज्ञानेश कुमार ने दलीलें दी, किस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि माताओं बहनों का जो वीडियो फुटेज दे दें क्या। बहुत सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। उसके आधार पर आप सोचिए, चाहे इसके पहले राजीव कुमार रहे, उन पर भी बहुत सवाल उठे। अब विपक्ष की तरफ से जो आज कहा गया, जिसमें देख रहा हूँ सुप्रिया सुले जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने सवाल उठाए कि कौन है ये लोग। 140 करोड़ के देश में 272 लोग कितने प्रतिष्ठित हैं यह तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी रोजगार एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर हैं, वरना वोट चोरी के इतने सबूत देखकर भी आंखों पर पट्टी बांधना और उल्टी बातें करने वालों को में कोई भी पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं? ये सवाल है। उसमें CC होते, SY कुरैशी का भी दस्तखत होना चाहिए, पुराने चुनाव आयुक्त का दस्तखत होना चाहिए था। पुलिस वाले कानून व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे, पूर्व उच्चायुक्त विदेश नीति पर नहीं बोल रहे, रॉ वाले पहलगाम से लेकर दिल्ली ब्लास्ट की विफल इंटेलिजेंस पर नहीं बोल रहे, लेकिन सब के सब चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा, इन लोगों में से कितने के अंदर हिम्मत है कि फर्जी पते, फर्जी फेक ID, फर्जी फोटो, एक घर से में सैकड़ों लोगों के रजिस्टर होने पर सवाल उठे। बात सही है, ये तो हम लोगों ने साबित किया कई बार कि 0 नंबर के मकान में 100, 200, 400 लोग रजिस्टर्ड है।
या किसी और नंबर पर। उसको उन्होंने क्या कहा था ज्ञानेश कुमार को कि ये एक नंबर है, नोशनल नंबर है, गरीब लोगों का पता नहीं होता है, घर का नंबर नहीं होता, इसलिए नोशनल नंबर। मान लीजिए चलिए 0 नोशनल नंबर है, लेकिन अलग अलग नंबर पे भी 100, 200, 150 लोग मिले और ये सब खुलासे हुए, इन विसंगतियों के सबूत दिए गए। आप कह रहे हैं शुद्ध और पारदर्शी और पवित्र बना रहे हैं एसआईआर के जरिए लिस्ट, फिर वो सब क्या था? सुप्रिया श्रीनाथ ने लिखा, इनमें से कितनों की हिम्मत है पूछने की कि बीचों बीच सरकार कैसे पैसे बांटती है और चुनाव आयोग मुख्य दर्शक क्यों बना रहा? इसमें से कितनों की हिम्मत है कि चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका पर सवाल पूछ सके? इनमें से कितनों की हिम्मत है कि बीजेपी नेताओं के अलग अलग जगहों पर एक से ज्यादा वोट डालने पर सवाल उठाए? असलियत तो यह है कि 2014 के पहले जिम्मेदार प्रतिष्ठित नागरिक चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते हैं। आखिर जिनके पास सत्ता, संसाधन, संस्थाएं हैं, सवाल भी तो उन्हीं से होगा। इस तरह से सुप्रिया श्रीनाथ का एक लंबा सा एक्स पर ट्वीट है, पोस्ट है, उसका भी मैंने जिक्र किया। अब सवाल यही, मैं फिर यही कहूँगा कि ये सारे सम्मानित लोग हैं जिन्होंने दस्तखत किया, सब ने ऊंचे ओहदों पर काम किया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डीजी, एडीजी, चीफ सेक्रेटरी, वेटरन है आर्मी के, डायरेक्टर हैं अलग अलग संस्थाओं के, जो केंद्रीय सेवाओं के, डीजीपी, इसमें मेरे ख्याल से दर्जन भर से ज़्यादा डीजीपी हैं, एम्बेसडर मैंने बताया। भाई इन सब लोगों ने क्या कभी चुनाव आयोग की गड़बड़ियों पर, चुनाव आयोग की धांधलियों पर, चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से चुनाव कराए गए उन पर जो सवाल उठे, उनमें जो विसंगतियां दिखी, चुनाव आयोग पर जो सरकार और बीजेपी से मिली भगत के आरोप जो लगे, उस पर कभी हल्की जुबान में भी कोई सवाल पूछा? कभी बीजेपी से सवाल पूछा? क्यों ऐसी वजह होती, ये बात होती है कि जब चुनाव आयोग पर सवाल उठता है, चुनाव आयोग कटघरे में आता है, बस बीजेपी के प्रवक्ता चैनलों पर आकर भाषण देने, बचाव करने लगते हैं। और अब ये वरिष्ठ नागरिक, नामचीन हस्तियां आ गई हैं। तो इन हस्तियों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप पहले 4-5 साल, 3 साल में जो कुछ गड़बड़ियां हुई है चुनाव आयोग की तरफ से, एसआईआर में जो हुई, हम देखना चाहते हैं कि इनमें से कितने लोग चिंतित थे जब बिहार में लाखों लोगों के नाम कटने की आशंका थी, आधार जब तक इंक्लूड नहीं हुआ था। तब शायद अगर बयान ऐसे 25-50 लोगों ने दिया हो कि चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए, तो मैं मान लूंगा कि तब भी चिंतित थे, अब भी चिंतित थे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी, होती रहेगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी।